साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम हो। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। आज हमारे देश में केवल यहाँ काम हो रहा ऐसा नहीं है। हम लोग चेन्नई से बेंगलोर का रोड बना रहे हैं, वो भी 2 घंटे में हो जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट है, पर मैं सम्मानीय सदस्यों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महामार्ग के ऊपर 2014 में हमारी सरकार आई। मैं निरंजन जी आपको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल वस्तुस्थिति बता रहा हूँ। ये जोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद 4 बार टेंडर हुआ। एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया, उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई। फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है। और दिल्ली में एक एसोसिएम करके एक संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ ना मैं इंजीनियर हूँ, पर मुझे वर्ली बांद्रा सी लिंक मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा ये टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी। और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, यहाँ तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा 5,000। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई, उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में ललन सिंह जी बैठे हैं, जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर करके दिए। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी अभी तक ये बहुत, ब्रह्मपुत्रा तो सागर ही है और उसमें भी आपके यहाँ जितने मांगे उतने, जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया, मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर, आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं कॉस्ट कितनी है, क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा। ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है, पर इमोशनल हाथ दबा कर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता है ये ब्रिज कितने कीमत का है? बोला कितना? बोले 6,000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना? और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज, ये कितना अच्छा काम हुआ। हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे।
क्योंकि हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो 2 बीम दिख रहे हैं आपको, इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है, ये 2 पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज, हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई, वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला, और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 6000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया, और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है, और शायद मैं इस साल में एक साल में उसके उद्घाटन के लिए आ जाऊंगा। तो अध्यक्ष महाराज, हमारी कोशिश यही रही कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। और ये करते समय कभी कभी बहुत लोगों ने चिंता जताई कि NHAI का क्या होगा, बहुत कर्जा आया है। मैं आपको बताता हूं, कभी कुछ पूरा सच बताने में मेरी इसलिए अड़चन है कि अगर ये मैं कभी बताऊंगा तो आप उस दिशा से अगर मेरे ऊपर अगर आर्गुमेंट करने लगे तो मैं अड़चन में आ जाऊंगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि देश का पहला BOT प्रोजेक्ट, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे करने का सौभाग्य मिला, ठाणे भिवंडी बाईपास। तो ठाणे भिवंडी बाईपास बनाया तो उसमें पहला टोल प्रोजेक्ट हुआ। अब ये खुशी से नहीं हुआ अध्यक्ष महाराज, ये मजबूरी है। मजबूरी है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो इसके ऊपर 2 उपाय कि चुपचाप बैठो, और नहीं तो कुछ दूसरे मार्ग से पैसे लाओ। अब इसमें नुकसान नहीं है। जैसे अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बनाया अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज, आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं। यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी। आप मुझे बताइए, 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी, वो पैसे में हम टोल लेते हैं। अब ये जो श्रीनगर में दिल्ली से 8 घंटे में आप जाएंगे, अभी आज तो मुझे लगता है कि 8 भी नहीं 30 घंटे में भी जाना मुश्किल है। तो स्वाभाविक रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ये 22 ग्रीन हाईवे जो बना रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। अध्यक्ष महाराज, देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट है। और अभी हमारे यूक्रेन के रशिया की लड़ाई के कारण फिर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, हम अड़चन में आ गए, और इसके कारण लगातार कॉस्ट बढ़ रही है। सब्जी महंगी हो रही है, सब महंगा हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है। और वर्ल्ड में चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, अमेरिका की लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12% है, और हमारे यहाँ एक ट्रक यहां से निकलता तो मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते हैं। अब अध्यक्ष महाराज, दिल्ली और मुंबई हाईवे बनने के बाद एक कार से 12 घंटे में जाएगा और ट्रक 22 घंटे में जाएगा। तो आधे से ज्यादा अगर समय बचेगा, मशीन कम होगी तो डीजल जो है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, वो गतिशक्ति में भी 800 नोट्स निकाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से नहीं जोड़ रहे, पोर्ट को जोड़ रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ रहे, फिशिंग के लिए जोड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोड़ रहे। तो स्वाभाविक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमको वायबल होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनना होगा तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और इसलिए ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसका उल्लेख सम्मान्य सदस्यों ने किया था कि आज देश का 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो नए NH बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब यह है कि पुराने रोड को हमने छोड़ दिया।
मेरे साथ एक तमिलनाडु का अच्छा लड़का काम करा, भी वर्ल्ड बैंक में बहुत होशियार था, मेरे स्टूडेंट था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि ये जो रोड ऐसे है ये देखो, वो गूगल पे गया और उसने दिल्ली से चेन्नई रेस मार दी और मुझे बताया कि ये देखो कैसा घूमते घूमते रोड जा रहा है, ये हम क्यों कर रहे हो। तब उन्होंने पहले आइडिया बताई और हमने नए ग्रीन हाईवे का नेटवर्क खड़ा किया। अब जो महाराष्ट्र में रहते हैं, पूना में, सुप्रिया जी को पता होगा, पूना में इतना ट्रैफिक जाम, इतना एयर पोल्यूशन, मुंबई में पोल्यूशन। अब पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक जो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल जा रहा है, वो मुंबई पूना नहीं जाएगा। वो पूना से बेंगलोर जाने के लिए कोल्हापुर की तरफ और सोलापुर की तरफ जाता था, वो ट्रैफिक सूरत से निकलेगा, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल। तो पूरा मुंबई पुणे का 50% ट्रैफिक जाम कम होगा। पूरा दक्षिण का पूरा ट्रैफिक जो उत्तर से निकल रहा है वो पूरा सूरत से निकल जाएगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, फ्यूल भी बचेगी। ऐसे 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से काफी फायदा होगा, जिसका उल्लेख बहुत सदस्यों ने किया था कि नेशनल हाईवे के बारे में उन्होंने, हमारे एक सदस्य ने कहा कि हम लोग कोई गलत हिसाब करके बता रहे हैं। जो यूपीए सरकार में हिसाब था वही है, और हिसाब यह है कि हम 8 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 6 लेन बनाते तो भी 1 ही किलोमीटर काउंट करते हैं, हम 4 लेन बनाते तो भी 1 लेन काउंट करते हैं। और उसी के आधार पर हमने पिछले साल 38 किलोमीटर पर डे हमने ये रोड बनाया। और मैं अध्यक्ष महाराज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन, कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बना। हम 8 किलोमीटर को 1 ही किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डीबीएम कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat. फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बना है। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। सर, आप बहुत से लोगों ने क्वालिटी के बारे में कहा, मैं थोड़ा आपको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। जो रोड अभी बने हुए हैं, जो रोड 2 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 3 साल पहले बने हुए हैं, जो रोड 4 साल पहले बने हुए हैं और जो रोड 5 साल बने हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के, मुझे आप बताइए कि उस रोड पर एक भी गड्ढा है क्या? उस रोड पर बताइए। प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह हुआ है कि जो रोड हमने अभी तक बनाए नहीं वो रिपेयर करते हैं। ये भी एक गोरख धंधा है। वो हर साल 1 इंच का बिटुमिन लगाते हैं रोड मेंटेनेंस के नाम पर, और हर बार सब खुश रहते हैं, सभी लोगों को फायदा होता है। ये आप सबको पता है। मैंने इसको बंद कराया और मैंने कहा वन टाइम डेवलपमेंट में जो, क्योंकि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 350 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना चुका हूं। आप कभी नागपुर आइए तो कोई गड्ढा ही नहीं दिखेगा आपको, कितने भी बरसात आने दो। तो हमने क्या किया कि एक 6 इंच व्हाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी निकाली और पूरे तरह कॉन्क्रीटिंग कर दिया है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो मेंटेनेंस के प्रॉब्लम है वो आपके सही है। और इसमें एक एनुअल प्लान बनता था, और एनुअल प्लान बनने के लिए उसकी हर स्टेट की एक लिमिट रहती थी कि तुम इतना दो, तुम इतना दो, तुम इतना दो। फिर वो उसको फिर झंझट, इतनी लैंड एक्वायर किया, चक्कर काटने का काम। मैंने एक दिन सेक्रेटरी को काय के लिए करते हो, पैसा है ना अपने पास, हटाओ लिमिट कैंसिल कर दी।
और मैंने सब स्टेट गवर्नमेंट को कहा, तुम में जितना दम होगा, जितना भेजना होगा उतना भेजो, सब सैंक्शन कर देता हूं। ये मध्य प्रदेश में गया था, शिवराज सिंह चौहान के घर में मीटिंग चल रही थी, तो वो सेक्रेटरी पूछ रहा था इतना भेजो क्या, इतना? अरे मैंने बोला तुम्हारे पास जितना दम है उतना भेज दे, सब मंजूर कर दो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस एनुअल प्लान में पुराने एनएच के जितनी बातें हैं उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, पूरा भेज दो, एनएच चाहिए वो, और मैं आपको पूरे काम कर दूंगा। रही बात सीआरएफ की, सीआरएफ में अड़चन है। सीआरएफ का जो फंड होता है, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल पर जो सेस मिलता है, उस सेस का फंड जो होता है वो सीआरएफ का होता है, और उसमें मैं पैसा नहीं बढ़ा सकता। जितना मिलता है सेस उतना ही आपको दे सकता हूं। अब वो एमपी अलग से बोलते हैं, एमएलए अलग से बोलते हैं, राज्य सरकार अलग से बोलते हैं। अब रोटी बनाने के लिए 2 किलो का आटा है और 2000 लोगों का खाना है, तो थोड़ा गड़बड़ होती है। पर आज मैं एक नई घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम करके हमारी योजना थी, और इस बार मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए ज्यादा सीआरएफ में हमें दिए हैं। तो हमने एक सेतु भारतम योजना बनाई थी कि एनएच पर जितने आरओबी थे हम पूरे बनाने के लिए कोई 150-200 बना रहे हैं। अब उसी सेतु भारतम योजना को मैंने ये 1600 करोड़ ऐड करके दिए, और ये रेलवे और हमारे काम जो चलते प्रपोजल आते आते तो 1:6 क्या 1:8 किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करते करते बहुत टाइम लगता है। पर 1:6 भी पकड़ा तो भी 8 से 10 हजार करोड़ होते हैं। और मैं आज सदन में घोषणा कर रहा हूं कि सेतु भारतम में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरओबी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे कहीं का भी, जहां रेलवे फाटक बंद करना होगा, उतने आरओबी और आरओबी के प्रोजेक्ट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पूरा पता मुझे भेज दीजिए। मैं 100% अपने पैसे से वो पूरे बनाता हूं। आप तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमें बंधन था कि मैं केवल एनएच के ऊपर ही काम कर सकता था। तो एनएच के ऊपर के आरओबी जो है वो हमारे पैसे से करेंगे, और जो अब स्टेट के इसमें है वो जो पूरे स्टेट और कारपोरेशन के, पूरा मेरा होने तो फिर आप पूछ लीजिए, पूरा स्टेट के, कारपोरेशन के, नगर परिषद के, जो गांव में इतने कीचड़ होता है, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, लोग तंग आते, मैं भी भुगत चुका हूँ। और हमारे अधिक नहीं, अपना नहीं है, वो स्टेट का है, वो नगर पालिका है। तो अभी कुछ चिंता मत करो, सब भेज दो, मैं सब मंजूर कर दूंगा, आप लाओ लो सब। तो ये कम से कम 8-10 हजार करोड़ के आरओबी में मुझे लगता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, एक बात जरूर है कि बहुत से लोगों ने कहा प्लांटेशन के बारे में, और प्लांटेशन के बारे में मैं भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं पर 2 चीजों जिनके पूरी सफलता में, प्लांटेशन और रोड सेफ्टी। तो प्लांटेशन में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमने ये जो राजमुंदरी करके अपना आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बहुत अच्छी नर्सरी है, हाईएस्ट व्यू फ्रॉम दैट। तो मैंने नियम किया कि 3 मीटर का ही पेड़ लगना चाहिए एनएच पर। तो इनके यहाँ के नर्सरी के पूरे पेड़ खत्म हो गए, क्योंकि अब वो मिले नहीं। अभी नर्सरी भी खोल रहे हैं, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए हमारी कटिबद्धता है। और मैं ये कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए अब मैं समझ गया हूं कि झाड़ पेड़ को काटना ठीक नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम के प्रोजेक्ट में हमें परमिशन दी है। अब हम कोर्ट में मामला जीत गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए। फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे जो केवल ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अध्यक्ष महाराज, आपको कभी समय मिलेगा तो हम एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट, एक एयरपोर्ट के पीछे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं सर। 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 10 किलोमीटर में, और वो जो प्रोजेक्ट है वहां हमने 12,000 ट्री को, मैंने आग्रह से कहा नहीं तोड़ना, ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और निश्चित रूप से इस देश में 1000 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तैयार करेंगे, पर पेड़ उनको पैसा देंगे, और इसके बाद पेड़ काटेंगे नहीं, ट्रांसप्लांट करेंगे। यही कोशिश हम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सर, एक बात रोड सेफ्टी की है, मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। बहुत दिनों में आप लोगों ने भी उल्लेख किया कि वर्ल्ड में जाने के बाद 11% वर्ल्ड के एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, तो हिंदुस्तान में होते हैं।
मरने वाले लोग ज्यादा कहाँ है? तो हिंदुस्तान में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। अब मुझे बताइए 3 लाख लोग दिव्यांग बन जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, 3% जीडीपी का नुकसान होता है और ये बहुत ही क्लेशदायक है। इसमें रोड इंजीनियरिंग का भी कारण है। मैं अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लेता हूं। ब्लैक स्पॉट्स, आपने सही कहा, ये डीपीआर बनाने में क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसलिए रोड सेफ्टी को ध्यान में लेकर मैंने कहा ये डीपीआर वाली आउटडेटेड सिस्टम को बंद करो और पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लॉ, और इसको प्रोफेशनल इसमें जो वर्ल्ड के कंसल्टेंट थे वो भाग गए हमारे यहाँ से। तो मैंने हमारे अधिकारियों को पूछा कि तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन करना है तो टेंडर निकाल के कारपोरेशन के हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाकर अपना ऑपरेशन करते हो? तब आपको ऑपरेशन करना होता है तो आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। डीपीआर बनाते समय लोएस्ट आता है उसको, तो वो जो सब घटिया काम करता है। तो अब इसके बारे में हमने डीपीआर बनाने के बारे में काफी सुधार किया है और वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कंपनी को ज्वाइंट वेंचर करके जो बेस्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको लाना है। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और इसलिए टेक्नोलॉजी में हमारे इतना लोग काम कर रहे हैं, आईआईटी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे स्टार्टअप अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूं, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यहां। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान नहीं जाए। अध्यक्ष महाराज, अभी तो गाड़ियों में इतना सुधार हो रहा, मैं बाद में बताने वाला हूं उसके बारे में, पर एक बात जरूर है कि रोड इंजीनियरिंग के साथ एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। मैं अपने स्टूडेंट लीडर जब था यूनिवर्सिटी का, तो मुझे याद है, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैं स्टूडेंट यूनियन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा था, तो पैसे नहीं रहते थे, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, गाड़ी नहीं, तो एक स्कूटर थी, विजय स्कूटर। तो मैं बोलता था 4 दोस्तों को, चौथा जरा ठीक से बैठ, वो टायर पे बैठ और नंबर प्लेट पे हाथ रख। अब जो चला जाता तो पुलिस वाला छिट्टी मार रहा था, नंबर ही नहीं मिलता था, हम चले जाते। अब मुझे वो दिन याद हो रहा है कि हम क्या गलती कर रहे थे। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज भी लोग ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कोई पालन ही नहीं करते। और मैंने आपके अध्यक्षता में एक कमेटी निकाली है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका अध्यक्ष होगा जिले में, कलेक्टर उसका बोर्ड सचिव होगा। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, मैंने एक बार महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, ये जो सुप्रिया जी बैठी है, ये पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था, मैं मंत्री था, एक जगह पर 150 लोग मरे थे, पर सरकार ने सुधार नहीं किया था। और इसलिए हमने इस प्रकार से, जो आपके जिले में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एक्सीडेंट होते हैं, आप चिंता करो, आप विजिट करो, आप कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर, सब आपके कमेटी में, उनको बुलाओ, कारपोरेशन को, एनएच को, स्टेट पीडब्ल्यू नोटिस दो कि यहां लोग मरे, अगले बार कोई मरेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, इसको सुधारो। और ऐसे कैसे नहीं सुधारते? आरटीओ को बुलाओ, आरटीओ वाले मेरे से बहुत नाराज है,
क्योंकि मैंने आरटीओ की 18 सेवाएं डिजिटलाइज कर दी, आरटीओ में जाने की जरूरत ही नहीं। पर इस बात में उनको बुलाइए, और आप उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हर महीने में मीटिंग करें। मेरा ये राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर महात्मे, पद्मश्री मिली है उनको, वो कैटरैक्ट में उन्होंने रिकॉर्ड ऑपरेट बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको कार्याध्यक्ष बना दिया, मुझे समय नहीं मिलता। आपको बताता हूं, इतनी मीटिंग होती है हर महीने में, और इतने स्पॉट किए, और हर जगह वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ष के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास टर्डस यहां बैठे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहां खाना खाया, और वहां से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे एमबीबीएस पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना, और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना यह मामला नहीं निपटा जा सकता। केवल कितना भी फाइन बढ़ाया, नया मोटर व्हीकल एक्ट आप सबके सहयोग से मंजूर हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं, पर मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में एक्सीडेंट को रोकने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके जिले के, आप अभी परसों मैंने जवाब में कहा था कि हमारे यहाँ भी ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसी होती है कि वो एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट है, फिर सेंट्रल ऑफिस को भेजो। मैंने कहा नथिंग डूइंग, जहां 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा ब्लैक स्पॉट होगा, हमारा आरओ और चीफ इंजीनियर 50 करोड़ रुपए का काम तुरंत उसको इंप्रूव करने के लिए खर्चा करेगा, और तुरंत उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं तो लोग मरते रहे, हम देखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है रोड सेफ्टी का। देखिए, क्या बताएं, अच्छा बताओ या नहीं बताऊं, मुझे संकोच होता है। हाँ, तेलंगाना, यस सही है। और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रोड है विजयवाड़ा का, परसों ही मैंने मीटिंग कराई थी, विजयवाड़ा से हैदराबाद, ये रोड में भी यही सब जगह पर ये हो रहा है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु केवल एक सरकार है कि जिसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम किए हैं। और परसों मेरे पास वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, इंडिया हमारे आशिया हेड जुएद करके, वो भी आए थे, और मैंने उनको कहा कि इसके लिए आप तमिलनाडु मॉडल को पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट करो। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 14,000 करोड़ रुपए, इसमें से वर्ल्ड बैंक और एडीबी, 50% भारत सरकार, ऐसी योजना का शुभारंभ तुरंत करने जा रहे हैं, और जिससे राज्य सरकार में भी, सिटी रोड में भी, जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट होंगे उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम पैसा देने वाले हैं, ताकि इस ऐसे एक्सीडेंट में लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसको कम किया जाए। मैं भी भुगत भोगी हूं, मेरा पैर 4 जगह टूटा है पुलिस प्रोटेक्शन में, और इसलिए मैं आपको फिर से अनुरोध करता हूं, जो सरकार में मंत्री वो पहला काम करे, अपने ड्राइवर का आके जांच ले। कैटरैक्ट निकलता है, मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो अनेक ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले 40%। एक केंद्र सरकार में एक मंत्री थे, उनका ड्राइवर एक आंखों से अंधा ही था, ऐसी गाड़ी चला रहा था। और एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बताया, नाम नहीं बताता आपको, कि मेरा ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और आवाज पे गाड़ी चल रहा अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितने लोग हैं सर, पहले अपने गाड़ी के ड्राइवर का आंखों की जांच अच्छे डॉक्टर से कराइए। हाँ, पीने वाला तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना, आपके अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। और ये जो तमिलनाडु का सक्सेस मॉडल है, इसके आधार पर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी, और उसके साथ साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो लॉ बना रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये चारों बातों के आधार पर अगर वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग मिल रहा है तो हम लोग हिंदुस्तान में, कहीं कहा जाता है, मैं भी कभी सवाल नहीं करता हूं, मैं कभी पत्रकार मुझे बहुत आड़े टेढ़े सवाल करते हैं, मैं पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे जो आरटीओ ऑफिस में जाके ड्राइविंग की टेस्ट देके जिन्होंने लाइसेंस लाया? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं आपको ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप कितने लोगों को जिन्होंने आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देके लाइसेंस मिला है।
शायद सब लोग हाथ ऊपर कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एम्ब्रोसिंग पोजिशन में नहीं लाता। सर, ये अध्यक्ष महाराज, ये स्थिति है कि वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होती है कि जिस देश में सबसे आसानी से लाइसेंस मिलता है, ऐसा कोई देश है तो हिंदुस्तान है, और हमारे इस लाइसेंस को वो मानते नहीं। इसलिए आने वाले समय में इस विषय में आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जरूर सहयोग करिए, यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा।